सबसे पहली बात मैं इसकी भूमिका आपको बता देता हूँ, व्हाट दिस बुक एक्चुअली टॉक्स अबाउट। बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार छठवीं की बुक है, इतना आसान होगा, हम 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कुछ लोग हमारे साथ होंगे पोस्ट ग्रेड होंगे। उस स्थिति में आप ये सोचिए, आप ये कहेंगे कि 6th क्लास की, जो 6th क्लास का बच्चा पढ़ता है, जो कॉग्निटिवली या फिर मानसिक स्तर पे वो कितनी उम्र का होगा, 12-13 साल का होगा या फिर 10-11-12, जिस भी एज का हो, वो चीज आपको पढ़नी पड़ रही है। तो आखिर आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मैं रीजन बता देता हूँ, इससे आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं उसकी बात मैं कर देता हूँ आपसे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो किताब है वो किस चीज से बात करेगी, किस चीज के बारे में बात करेगी, कहां से शुरू होगी, कहां तक जाएगी, पूरी क्रोनोलॉजी में आपके लिए आज डिफाइन कर देता हूं। क्रोनोलॉजी को जैसे डिफाइन होने वाली है कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि स्टोन एज, जो हम जनरली पढ़ते हैं कि स्टोन एज क्या है, कैसा है, कहां से शुरू हुई थी पूरी कहानी। पहला चैप्टर आपसे कहेगा व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये वाली स्थितियां बताने वाला है कि आखिर इंसान कब आया, कैसे आया, पूरी जो कहानी चली थी क्रोनोलॉजी में, पीछे जो भी सीक्वेंस चला, उसका पीछे के सीक्वेंस की बात मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक हम शुरुआत नहीं समझेंगे किसी चीज की, तब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आज वो इस पोजीशन में कैसे पहुंचे। तो हम ह्यूमैनिटी की शुरू से बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, आखिर कैसे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कहाँ जाते थे, कैसे फायर डेवलप हुई होगी और तमाम चीजें कैसे हुई होंगी। सेकंड चैप्टर में हम बात करेंगे आपसे स्टोन एज के बारे में। सेकंड चैप्टर आप समझ सकते हैं, ये हम स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। आज का जो ये पर्टिकुलर सेशन है जिसमें हम 6th क्लास की आर पास्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये जो 6th क्लास की है इसमें जनरली एंशिएंट और थोड़ा सा आप कहेंगे एंशिएंट ही पूरा मान लीजिए, एंशिएंट का टच है। एंशिएंट के बाद जो नेक्स्ट आपकी होगी 7th क्लास की, 7th क्लास में आपका मिडिवेल का टच होता है। ओके, तो जो वो होगा मिडिवेल होगा, मिडिवेल और एंशिएंट। जो आज हम बात करेंगे पूरी एंशिएंट की बात करने वाले हैं, तो आप ये मानिए चलिए आपका जो एंशिएंट का बेस है, ये पूरा बेस तैयार हो जाने वाला है। क्योंकि हमेशा आपको अगर एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है, आपको शानदार तैयारी चाहिए अगर यूपीएससी की, तो आपको अपना बेस मजबूत रखना पड़ेगा, और बेस मजबूत रखने का सबसे अच्छा तरीका है एनसीईआरटी से शुरू करना। इसीलिए मैं ये मैराथन सेशन आपके लिए लेके आया। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड फेज ऑफ स्टोन एज की, जिसमें हम न्यूलिथिक एज है, जो आपकी माइक्रोलिथ या फिर छोटे पत्थर और नए नए चीजें जो आ गई थी, न्यू स्टोन एज कहते हैं जिसको, उसकी बात है। फिर नई सिटीज जो आने लगी उसकी बात करेंगे, टाइमलाइन पे कैसे 4700 साल पहले नई सिटीज आने लगी थी। नई सिटीज के बाद आप बात करने वाले और क्या एडिशन हो रहा है, जो तमाम किताबें मिली, किताबों से आपको जो जो समझ में आता है, उनके दफनाने की जगहों से, जो उनकी बरियल साइट्स है, उनसे आपको क्या समझ में। और अब देखिए राजाओं का तो बेसिक काम ही है वॉर एंड पीस वाला, लेकिन इतना महान राजा लड़ाई क्यों छोड़ देता है, ये पूरी कहानी हम इसके पीछे पढ़ेंगे। और इससे भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, जैसे अशोका ने जो आपके एडिक्ट्स लगाए बहुत सारी जगहों पे, उन्होंने अपने पिलर्स और एपिग्राफ्स, जहाँ पे तमाम अलग अलग भाषाओं में, चाहे आप बात करें अलग अलग जगह पे, अर्मेनिया में अर्मेनिक भाषा और ग्रीक भाषा के उन्हें पिलर्स लगाए, वो सारी चीजें पे बात करेंगे। फिर जो इंपॉर्टेंट विलेजेस थे जिसकी वजह से टाउन्स बने, और टाउन्स के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े जनपद बन गए, महाजनपद बन गए, उनकी बात। फिर ट्रेडिंग कैसे होती थी, जो राजा हैं या फिर जो आपके पिलग्रिम्स, आप समझते होंगे पिलग्रिम्स का मतलब जैसे एक आदमी जो कि किसी, आप समझिए धार्मिक स्थल पे जा रहा है, जैसे हम जनरली जो हिंदू धर्म में होता है उसमें कोशिश करते हैं वो कि वो जो 4 धाम है वो कर लें। तो जो आदमी 4 धाम की यात्रा करने जा रहा है वो एक पिलग्रिम हो जाएगा। उसी तरीके से जो मक्का मदीना जा रहे हैं वो पिलग्रिम हो जाएंगे, कोई वेटिकन सिटी जा रहा है तो वो पिलग्रिमेज हो जाता है। और फिर नई एम्पायर जो आई, नए एम्पायर में हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर जैसी डिक्लाइन होता है उसके बाद जो नए नए एम्पायर आते हैं, नए नए राजा आते हैं, उनकी बात होगी। और फाइनली हम सम अप करने वाले हैं पेंटिंग से। तो ये कहीं ना कहीं आपका आर्ट एंड कल्चर टच करेगा, और आर्ट एंड कल्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे अजंता एलोरा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद और भी जगह के जो स्तूप बने हैं, चाहे भरूच का हो, सांची का हो, या फिर आप बात करें अमरावती का हो, बहुत सारी जगह, नागार्जुन कोंडा के आसपास भी बहुत सारे स्तूप हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बुद्धा की कहानियां, जो जातक स्टोरीज हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और इस पूरी एनसीईआरटी में बड़ी शानदार शानदार स्टोरीज हैं जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेंगी और एक इंसाइट देंगी, उसकी भी बात हम करेंगे। तो हमारा जो रास्ता है जो हमने ड्रॉ किया है वो क्लियर हो गया हमें। अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि नाम जो है, जैसे आप समझिए आपके जो टाउन है या फिर आपका जहां पे आप रह रहे हैं, किसी भी चीज का नाम कैसे पड़ता है, हाउ इज पर्टिकुलर प्लेस नेम। अब उस जगह पे हम बात करने वाले हैं कि इंडिया का जो नाम है, आज हम जो पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान कहते हैं उसको, या इंडिया कहते हैं उसको, या भारत कहते हैं, तो वो नाम कहां से आया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके बारे में बुक बात करती है। क्योंकि हम सबसे पहले तो एक नेशनैलिटी डिसाइड करेंगे, हम एक बाउंड्री बनाएंगे कि हाँ ये इंडिया है, चाइना है, या फिर अमेरिका है,
यूरोप है। जब हम नेशनैलिटी या फिर एक पर्टिकुलर बाउंड्री डिसाइड करेंगे, फिर हम उसके अंदर जो भी चेंजेस है उनकी बात करेंगे। फिर आप बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है, हाउ कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में पता कैसे चल रहा है। क्या हमारे दादाजी ने हमें बताया, क्या उनके फादर के फादर, इस तरीके से क्या ये लिनेज में चला आ रहा है, क्या हमें कोई किताब मिली, क्या किसी पत्थर में हमें लिखा मिला, क्या हमें वहां के बोन्स मिले या वहां के बर्तन मिले, यूटेंसिल्स मिले, क्या मिला हमें कैसे पता चलता है अपने पास्ट के बारे में कि उस समय वो राजा था। मैं कैसे बता पा रहा हूँ आज यहाँ पर बैठा हुआ 2020 में बैठा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपसे 300 बीसी की, और 300 बीसी में मैंने कहा कि मौर्यन एम्पायर आ गया था। आप समझ रहे हैं? तो मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको ये चीज, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर भी लाइट डाली गई इस चैप्टर में। फिर व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, तो हमें कैसे पता लगा और उससे क्या पता लगाना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हाउ, पता कैसे लगा, क्या पता लगा, पता लगा तो फिर कहाँ पता लगा, लोग जो रहते थे वो कहाँ रहते थे। जैसे आज के समय आप बात करें तो मैं एक फ्लैट में रह रहा हूँ, कोई किसी बंगले में रह रहा होगा, कोई कहीं रह रहा होगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे लोग रह रहे हैं। पहले लेकिन कैसे रहते थे, पहले केव्स में रहते थे। आज के समय आप देखेंगे अगर आपको घर खरीदना है तो आपको पैसे चाहिए और पैसे से आप घर खरीदेंगे। तब लेकिन अगर आपको घर खरीदना है तो आप घर खरीदने के लिए ब्रोकर या फिर आप किसी बिल्डर के पास नहीं जाते थे। उस स्थिति में आपके लिए केव्स ढूंढने पड़ते थे और केव्स में रहना पड़ता था। आज के जीवन में और तब के जीवन में कितना फर्क, उसकी बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर जो वो है सिग्निफिकेंस ऑफ डेट। अब देखिए, मैं शुरू से कल भी शायद मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर ये डेट्स याद रखनी पड़ेंगी क्या। तो पूरी हिस्ट्री जो कहानी है वो डेट्स की है, तारीखों की बात है। अगर मैं 2020 एडी की जगह 2020 बीसी कर दूं तो आप समझ गए कितना फर्क आ गया दोनों चीजों में। 2020 बीसी अगर मैंने कर दिया तो हम कहीं ना कहीं लेटर वैदिक पीरियड में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें समझना जरूरी है। या फिर हम आ जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास की कहानी करने लगेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्लियर वैदिक पीरियड है वो स्लॉट में आ जाएंगे। तो ये सारी हमें टाइमलाइन समझने की जरूरत है। हम डेट्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डेट्स पढ़ने का मतलब ये है कि हमें समझ में आ जाएगा एडी क्या है, बीसी क्या है, सी क्या है और बीसी क्या है। ये जो चीज है ना, ये डाउट हमें क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। अब देखिए, यहां शुरू होता है सबसे पहला सवाल, व्हाट। हमें क्या पता चलता है अपने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में क्या पता चलता है। तो सबसे पहले आप बात करेंगे खाने की। हमेशा मेरा एक मूल मंत्र रहता है, जब भी हम बात करेंगे हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान से। दुनिया की बड़े से बड़ी कहानी देख लीजिए आप, हर आदमी जब भी अपने घर से बाहर निकला है किसी भी चीज के लिए, वो सबसे पहले रोटी की खोज में निकला है। हम भी अपने प्रोफेशन में चाहे कलेक्टर बन जाए या फिर हम कोई और किसी भी प्रोफेशन में जाए, सबसे पहली जो हमारी क्वेस्ट होती है, सबसे पहली जो हमारी तलाश होगी वो रोटी होगी, है ना। हम पैसे भी कमा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, हम रोटी के लिए कर रहे हैं। वी आर अर्निंग फॉर फूड। तो हमारा जो फूड वाला ये फंडा है, इस पे हमें फोकस करना है। तो जब पुराने आदमी थे या फिर हम पास्ट जो ह्यूमन बींग्स थे, वो कैसे फूड के लिए क्या करते थे, क्या वो एक ऐप डाउनलोड करते थे, उस पर बटन दबाते थे, जोमेटो या फिर स्विगी या फिर किसी भी तमाम ऐप में जाके वहां से वो देख लेंगे, अच्छा आज मुझे रोटी खानी है, आज मुझे चावल खाना है, आज मुझे बिरयानी खानी है, कुछ भी करके वो बटन दबा के क्या ऑर्डर कर लेते थे और सीधा उनके घर पे आ जाता था। नहीं, ये हम सब जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं था उनके जीवन में। उनका जीवन जब शुरू हुआ तो उनकी कहानी शुरू हुई थी हंटर से। हंटर का मतलब है कि उन्होंने शिकार करा। शिकार करने के बिना उनके पास कोई सोर्स नहीं था खाने का। वो खाना जुटाने के लिए किसी ऐप पे बटन दबा के घर खाना नहीं बुला सकते थे। साथ में उन्होंने जीवन शुरू किया जो उनका पेशा था। आज हम सुबह से उठते हैं तो आप ऐसे स्टूडेंट सुबह से उठेंगे, आप अपना जो दैनिक क्रियाएं हैं वो करने के बाद आप सीधा बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन उस समय जो उनका प्रोफेशन था, जो उनका काम था, वो एक ही था कि घर से बाहर निकलो, या तो शिकार करके लाओ या शिकार बन के आओ। या तो आप खा लिए जाओगे या फिर आप उसको खा लोगे। ये सीधा सीधा जो अरण्य काल, जो अरण्य कांडम कहते हैं आप उसको, मतलब जो जंगल का राज है, या तो खाए जाओ या फिर आप उसको खा लो, जिसको हम सीधा सीधा आज के समय में बात करते हैं तो ईट और बी ईटन। ये सिंपल सा रूल है जिससे पूरी प्रकृति चलती है। आप देखिए, चाहे हिरण की बात करें तो हिरण अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा है और शेर अपना नाश्ता करने के लिए दौड़ रहा है। या तो शेर जीतेगा तो हिरण मर जाएगा, और अगर हिरण जीत गया तो शेर भूखा रह जाएगा, तो वो भूखा मर जाएगा। तो खाए जाओ या फिर जान बचाओ। तो इस तरीके की पूरी चीजें चलती थी। अरण्य मतलब होता है जंगल। तो अरण्य कांड जो है या अरण्यक सिस्टम जो है, जंगल का जो राज है, वो सीधा सीधा यही बोलता है कि ईट और बी ईटन। और शुरू में जब इंसान जब आए, धीरे धीरे जब प्रकृति में धीरे धीरे आपको देखने मिलेगा कि सीन में जैसे इंसान आते हैं तो उनका जो पेशा था, सबसे पहले घर से बाहर निकलने के बाद वो सबसे पहले करते थे क्या, हंटिंग। हंटिंग करेंगे, एक रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि आप देखिए, तमाम फल फ्रूट और जो भी चीजें लगी होती हैं, जो आपको मिलती हैं नेचुरली, वो चीजें इकट्ठी कर ली जाती थी। तो हर्डर्स जो है, हर्ड करने का काम है, वो यहीं पे आ जाएगा आपको हंटर्स और गैदरर्स में। फिर हर्डर्स की बात आएगी, आगे हम सेकंड फेज में बात करेंगे हर्डर्स की। तो हर्डर्स में कैसे डोमेस्टिकेशन होता है,
ये बहुत ही बड़ी बात है। आप डोमेस्टिकेशन के बारे में समझिए। आज के समय अगर आपसे बोल दिया जाए एक मुर्गी पकड़ने के लिए, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि एक छोटा सा एक बकरी का बच्चा पकड़ना है, तो आपको कितनी ताकत लग जाती है। ये हम देखते हैं, पिक्चरों में दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी जो भी स्पोर्ट्स वाली पिक्चर होती है उसमें आपको दिखाया जाएगा कि देखिए मुर्गी को पकड़ना है तो ऐसे करके इतनी मेहनत लग रही है, और उससे वो प्रैक्टिस कराते थे, तो कितनी ताकत लग रही है। आपको यहाँ बात करें पूरे झुंड के झुंड की, तो पहले आदमी ने उस हंटिंग चालू की, फिर कैसे उसने धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन किया, बड़े बड़े भेड़ों के झुंड या फिर बकरियों के झुंड, गोट्स एंड शीप्स, उनकी हर्डिंग करी, बहुत सारे एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, उनकी हर्डिंग हुई, फिर मीट, और ये सारी चीजें आएंगी पिक्चर में। किस तरीके से हमारे जब जनाज बने या जनपद बनते हैं, तब जो आपके अर्लियर वैदिक पीरियड है उसमें लड़ाइयां होंगी। अर्लियर वैदिक पीरियड में जो लड़ाई होती थी वो जानवरों के लिए होती थी, कि जिसके जानवर है अगर लड़ाई होगी तो लड़ाई में वो सामने वाला आपके जानवर ले लेगा, तो जानवरों की लड़ाई होती थी, क्योंकि आपका फिक्स सिस्टम नहीं था, आप सेटल्ड लाइफ नहीं जी रहे थे, या फिर आपका जो लैंड है दैट वाज नॉट साइन ऑफ प्रॉपर्टी। उस समय एनिमल्स वर द साइन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद एक फेज आएगा आपका हंटर गैदरर से आप और हर्डर होंगे, उसके बाद आप फार्मिंग चालू करेंगे। फार्मिंग कैसे चालू करेंगे, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आपसे मैं ज्योग्राफिकल रीजन की बात करूंगा, कैसे अर्थ का टेम्परेचर चेंज हुआ। उसके बाद एक और रीजन ये भी होता है कि सेटलमेंट जो आने लगी, धीरे धीरे सेटलमेंट आएगी, सोसाइटीज बनेंगी, रिलेटिव्स बनेंगे, दोस्त यार बनेंगे, ये सारी चीजें होने वाली है। फिर जैसे जैसे फार्मिंग होगी, फार्मिंग से आपके देखेंगे आप विलेजेस बनेंगे, विलेज बन गए जिसको हम कहेंगे जनाज, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस। फिर उसके बाद जनाज से बनेंगे जनपद, फिर जनपद से आप देखेंगे महाजनपद, और महाजनपद जैसे बनेंगे तो बड़े बड़े रूलर्स, जिसपे हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंबिसार की, अशोक की, ये तमाम बड़े बड़े एक से एक रूलर्स आएंगे आपके। बिंबिसार आने वाले हैं, अजात शत्रु की बात करने वाले हैं, काल अशोक की बात, तो इतने बड़े बड़े रूलर्स जो है वो कैसे पूरी पिक्चर में आएंगे। और हम शुरू कहाँ से करने वाले, हम शुरू करने वाले ये एक हंटर से, एक शिकारी से। हम देखिए कि इतने बड़े साम्राज्य के राजा बन जाएंगे। उसके बाद कपड़ों की बात करते हैं। आज आप कपड़ों को भी मालूम है कि इतने तमाम, तो Myntra.com पे जाइए, अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, आपको जो चाहिए, आपको जो फैशन का पसंद आता है, आपने किसी फेवरेट फिल्म स्टार का देख लिया कि आज इनने ये पहना है, हमें भी ये पहनना है, तो आप फट से जाएंगे, सबसे पहले ऐप में क्लिक करेंगे और वो चीज आपके घर में 2-3 दिन में आ जाएगी। लेकिन उस समय क्या ये इतना आसान था? ये इतना आसान नहीं था। उस समय के कपड़े बनाने के लिए या तो वो पेड़ की छाल उतार रहे हैं, या फिर पत्तियों से कपड़े बना रहे हैं, या फिर जो जानवर उनने मारा है, जानवर की जो खाल है जिसको हम हाइड्स कहते हैं, तो द स्किन ऑफ द एनिमल दैट वाज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। अब वो यूज तो हो रहा है क्लोथ्स का, लेकिन उस समय क्या सुई का आविष्कार हुआ था? क्या सुई बन गई थी? क्योंकि अगर सुई बन गई होती तो फिर सुई से आपके कपड़े जो है वो सिए जाने लगते। लेकिन क्या सुई बन गई थी? नहीं, सुई नहीं बनी थी, तो कपड़े कैसे सिए जाते थे? ये सारी चीजें हमें समझ में आएगी। फिर घर की बात समझ में आएगी। आज हम घर कैसे बनाते हैं, तो घर हमें मालूम है, बढ़िया ईंटें लगाएंगे, फिर उसके बाद आप सीमेंट लगाएंगे, फिर उसके बाद प्लास्टर करेंगे, उसमें बढ़िया से मार्बल या टाइल लगाने वाले हैं, खिड़कियां होंगी, ऊपर आप डबल सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से हम बहुत बड़ा मकान बनाते हैं। लेकिन उस समय कितना बड़ा मकान होता होगा, कैसा मकान होता होगा, बिल्डिंग मटेरियल क्या होते होंगे? वर दे यूजिंग ब्रिक्स, और दे वर यूजिंग स्ट्रॉ, और देर वर यूजिंग वुड्स, या फिर लकड़ी यूज कर रहे हैं, या फिर पत्तियां यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो बच्चे हैं। देखिए, हम सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हर जगह, चाहे हम घर की बात करें। देखिए, मैंने भी अपना जो शुरुआत की थी वो यहीं से की हमने। पहले हमने रोटी की बात कर ली, फिर हमने कपड़े की भी बात कर ली, और फिर हमने मकान की भी बात कर ली। आप देख पा रहे हैं पूरी कहानी जो है, दुनिया की पूरी शुरुआत जो है वो यहीं से हुई थी, खाने से, फिर रहने से, और फिर कपड़ा पहनने से। तो हमने रोटी कपड़े मकान की यहाँ बात की, यहाँ पे भी आप देख लो, ये हो गया आपका रोटी, फिर ये आपका आ गया क्लोथ, कपड़ा, और ये आपका आ गया मकान। तो जीवन ऐसे ही चलता है। साथ में आप लेक्चर को लाइक करते जाइए अगर आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही है। हम बात कर रहे थे कि बच्चों को, जो हमारे उस समय पे बच्चे थे, वो किस तरीके की कहानियां सुनते थे, या किस तरीके की कहानियां कहते थे, किस तरीके के खेल खेलते थे। आज के समय आप छोटे बच्चों को देखते हैं तो क्रिकेट खेलेगा कोई, आजकल तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे मोबाइल और लैपटॉप में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो हमारा समय था, जो आज आप पढ़ रहे हैं, मिलेनियल्स कहते हैं जिनको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की भाषा में, तो हमने जैसा अपना चाइल्डहुड देखा कि हम खेलने जा रहे हैं, हम ग्राउंड में जा रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उस समय क्या खेल होते थे, उस समय बच्चे क्या खेल खेलते थे, इस चीज के बारे में भी, जो कहानियां सुनते थे, उन कहानियों की भी हम बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा एनसीईआरटीज में आप देखेंगे तो इतना ज्यादा इंक्लूड किया गया है, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन डेवलप करना, उसकी सोच बनानी थी कि वो सोचने की क्षमता रख पाए, लॉजिक लगा पाए, इसलिए इस बुक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया। हम इस बुक को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं वेयर की। यहां तक क्लियर? अब हम बात करेंगे वेयर की। वेयर में सबसे बड़ी कहानी है कि ये खाना, जो फूड गैदरिंग चालू हुई, जो खाना इकट्ठा करना चालू किया, वो कहां चालू हुआ था? सबसे पहले खाना इकट्ठा करना या फिर फूड गैदरिंग, द प्रैक्टिस ऑफ फूड गैदरिंग स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस? इंडिया की हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। तो इंडिया में कहां ये खाना इकट्ठा करने की बात चालू हुई थी? ये हंटर जो है ये कहां पाए गए थे? कैसे पता चलता है कि इस एरिया में हंटिंग होती थी?
एनिमल रेयरिंग है, जो जानवरों को रेयर करते हैं, जो जानवरों का प्रोडक्शन होता है या उनकी ग्रोथ या फिर उनका डोमेस्टिकेशन होता है, वो कहाँ होता है, कैसे पता चलता है? जो लोग घूमते थे या ट्रैवल करते थे, ट्रैवल क्यों करते थे, कहाँ से कहाँ करते थे, ये कहाँ से पता चलता है? लड़ाइयां होंगी, लड़ाइयों के बारे में आपको कहाँ से पता चलेगा? मैं आपसे कहूँ कि वो अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी, तो मुझे कैसे पता? क्या मैं उस समय था? या फिर आपको कैसे पता हो? क्या आप उस समय थे या फिर आपके एंसेस्टर्स थे? नहीं, हम थे या नहीं थे, ये वाली कहानियां तो है ही नहीं, लेकिन हमें फिर भी पता है अपने अतीत के बारे में, हमें पास्ट के बारे में। वी नो अबाउट आवर पास्ट, वी नो अबाउट द वॉर्स, वी नो अबाउट द किंगडम्स। ये राजा थे, ये साम्राज्य था, ये एम्परर था, ये वॉर थी, ये सब पता है हमें। तो ये कैसे पता है हमें, ये बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। फिर हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है ज्योग्राफी। अगर आपको ज्योग्राफी नहीं मालूम तो हिस्ट्री बेकार है। आज अगर मैं आपसे कहूं कि सीरिया में लड़ाई चल रही, सीरिया में अशांति है, तो आप सबसे पहले मुझसे ये पूछोगे ना कि सर सीरिया है कहाँ? अगर मैं आपसे कहूं कि यमन में लड़ाई चल रही है, तो आप ये नहीं पूछने वाले अच्छा कैसी लड़ाई चल रही, किससे लड़ाई चलने वाली है। सबसे पहले सवाल जो आपका होगा वो ये होगा कि यमन है कहाँ पे, वेयर इज यमन? और हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ज्योग्राफी की जानकारी चाहिए, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हिस्ट्री की जानकारी चाहिए। अब वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो हिस्ट्री की जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे जब आप मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा आपको कि एक बहुत बड़ा लैंड था जिसको आप गोंडवाना लैंड कहते थे, और जो पूरा एक फॉर्म था उसको पेंजिया कहते थे आप, तो आप मुझसे ये पूछेंगे ये कब था? कब मतलब हिस्ट्री आ गई। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है दोनों जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और दोनों इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक दूसरे का। जैसे हम जब इंडिया की फॉर्मेशन की बात करते हैं, जो इंडियन आपका जो सब कॉन्टिनेंट था ये जाके हिट करता है, आपका हिट करने के बाद ये पूरा जो आपका इंडिया आज आप देख रहे हो ये फॉर्म होता है, जिसको हम जो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, और ज्योग्राफी में भी एज चलती है, इस एज में ये हुआ, इस एज में ये हुआ, वो सारी चीजें ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है और वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो दोनों भाई भाई हैं, आप ये समझ लीजिए आज। अब यहां तक तो मैंने बात कर ली थी आपसे वेयर की। अब वेयर में है कि रहते कहां थे लोग, तो यहां से हम थोड़ा सा सीरियस मैटर चालू करेंगे। सबको यहां से अपना फोकस डबल कर लेना है। यहां समझिए कि सबसे पहले जो बात करेंगे हंटर गैदरर्स की, तो ये नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी जो है वो कहां पर है आपको पता है, फिर भी मैं आपको बड़े अच्छे से एक बहुत छोटी सी ट्रिक देता हूं जिससे आपको याद रहेगा हमेशा। जो विंध्य पर्वत है उसके नीचे और जो सतपुरा है उसके ऊपर, तो आप इसको याद रख सकते हैं वर्सेस से, वी एस। तो आप देखिए ये वी फॉर विंध्यास हो गया, इसके बाद ये लाइन जो है ये आपकी नर्मदा हो गई, और इसके बाद ये एस हो गया आपका सतपुरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपकी इस तरीके से आप नर्मदा को याद रखेंगे। और नर्मदा से क्या होता है शुरू, ये आप देखिए 100,000 साल पहले, मतलब लगभग 1 साल पहले की कहानी बता रहा हूं मैं, तब गैदरिंग चालू हो गई। गैदरिंग का मतलब क्या है, जो खाने के लिए आप फूड्स और प्लांट्स और फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, तो वो चालू हो गया। Presently, when we see our status quo right now, when we live in a city, then it's a question to go in a forest. But already when you are residing in a forest, there's no question of where to go. We are already in the forest. But the point is which fruit to select, which plant to select, which is poisonous, which is not poisonous, which is edible, which is not edible. How can you differentiate that? आपको पता होना चाहिए कि ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है। तो ये जो डिफरेंशिएशन आने वाला है कैसे आने वाला है, ये बात आपको समझ में आ रही है? एक और चीज, यहां जो मैंने ये आपको मैप डाला है, मैप मैंने सारी रिवर्स का इसीलिए डाला है क्योंकि जितने भी आप सिविलाइजेशन या फिर छोटे छोटे हम विलेजेस की या फिर जो भी प्रोसेस है, हंटिंग गैदरिंग कोई भी चीज होने वाली है, हम किसी भी स्टोन एज की बात करेंगे, रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स आर लाइफलाइन ऑफ अ सिविलाइजेशन। प्लीज इसको आप लिख लीजिए, रिवर्स आर लाइफलाइन ऑफ अ सिविलाइजेशन। दिस कैन बी यूज्ड, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि टेल मी द प्रोज एंड कॉन्स, या फिर प्लीज क्रिटिकली एनालाइज द रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि केन बेतवा रिवर इज गेटिंग linked as well as Godavari and Krishna has been linked by the lift project. So these things can be asked. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको लिंक कर रहे हो। How will you link up? इसके लिए आप याद रखिए rivers are the lifeline of a civilization. Either you see in history of Africa, Africa में Nile was a very big and important river which led to the development of civilization like Egypt. Tigris and Euphrates were very important rivers which led to the civilization of Mesopotamia, and Indus was very important because it led to the civilization of Indus Valley. So these rivers were always the lifeline, and lifelines इसी की वजह से जो आपका पूरा सिस्टम चलने वाला है, पूरी सिविलाइजेशन चलने वाली है, वो सारी ऐसी चलेगी। आप जब महाजनपद की बात करेंगे, when we'll talk about the Magad महाजनपद, then we'll discuss about Ganga and Son rivers which were very important rivers and due to which Magad became such an important and such a powerful nation kingdom. Getting my point? So rivers are the lifeline of the civilization. Please quote it for me on the comment section. आप लिखिए इस चीज को, जो रिवर्स हैं, जो हमारी नदियां हैं, वो एक सभ्यता की लाइफलाइंस हैं, दे आर लाइफलाइंस ऑफ द सिविलाइजेशन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि इन गैदरर्स
व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इन गैदरर्स इज व्हाट टू कलेक्ट, क्या कलेक्ट करना है हमें ये नहीं मालूम, क्या खाना है, कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है कि दिस इज एडिबल, दिस इज नॉट एडिबल, ये उनको पता चल गया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उस समय के हिसाब से, आप समझ रहे हैं, इट इज अ वेरी ब्रेक थ्रू, ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट फॉर देम कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट। उसके बाद हंटर्स की अगर मैं बात करूं तो हंटिंग भी कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे इफ यू हैव टू कैच अ हेन, आपको अगर मुर्गी पकड़नी है ना, तो उसमें अगर एक छोटे से बाड़े में या एक छोटे से एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में अगर आपको एक मुर्गी पकड़ने को बोला जाए तब भी कठिन हो जाता है। और यहां पर आपसे बात की जा रही है कि जंगल में आपको हंटिंग करनी है। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट मी जस्ट गिव यू ओवरव्यू ऑफ दिस रिवर्स। फर्स्ट इज, हम यहाँ ईस्ट से चालू करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर जिसको हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इस पर कंट्रोवर्सीज चालू हो रही हैं क्योंकि इंडिया यहाँ पर एक रिवर प्रोजेक्ट बना रहा है ब्रह्मपुत्र के पास। वो रिवर प्रोजेक्ट क्यों बना रहे हैं? ताकि चाइना नहीं बना ले, नहीं तो हमारे यहाँ पर वाटर स्कैसिटी हो जाएगी पूरे असम, आंध्र प्रदेश और ये वाले सॉरी अरुणाचल प्रदेश और असम वाले इलाके में। यहां बात करें इंपॉर्टेंट रिवर आपकी महानदी है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही क्योंकि उड़ीसा एज वेल एज छत्तीसगढ़ के बीच में एक कंट्रोवर्सी है। फिर आप बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गोदावरी और कृष्णा, कावेरी के बीच में कंट्रोवर्सी है, या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्यूट है कर्नाटक और तमिलनाडु का। ताप्ती रिवर इंपॉर्टेंट है, अभी इसके ऊपर बात हुई थी, करंट अफेयर में भी आ रहा था आपका। एक उकाई डैम है यहाँ पे, उकाई डैम ताप्ती रिवर के ऊपर है। फिर नर्मदा रिवर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरदार सरोवर की जो बात होती है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है वो इसी के बैंक्स पे बना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। गंगा जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ यमुना इज अ वेरी मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि इंडस के आसपास जो सिविलाइजेशन आई, चाहे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदारो हो गई, ये सारी चीजें, तो इंडस है, झेलम है, रावी, चिनाब, सतलज, ये हमें याद रखनी। तो यहाँ हमने सारी रिवर्स एक बार ओवरव्यू देख लिया है। मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने दिमाग में पिक्चर बनानी है। देखिए, हमने गैदरिंग तो चालू कर दी, अब हमें यह भी पता चलना चाहिए कि जो हमने अनाज ग्रो करना चालू किया, वी स्टार्टेड एज एग्रीकल्चरर्स, वी स्टार्टेड एज फार्मर्स, हाउ वी स्टार्टेड ग्रोइंग, हाउ वी स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग, ये सवाल आ गया। दूसरा फेज तो यही है, पहला फेज था हमारा हंटर गैदरर का, दूसरा फेज था हमारा क्या, हर्डर। हर्डर के बाद हम एज ए एग्रीकल्चरिस्ट आएंगे या फिर हम फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले जो लोकेशन है ये हम समझ लें, एक जगह है जिसको हम कहते हैं सुलेमान। ये सुलेमान काफी इंपॉर्टेंट जगह है। सुलेमान जो है ग्रुप ऑफ, आप समझ सकते हैं ये पहाड़ है, एक पहाड़ों का ग्रुप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुलेमान एरिया। सुलेमान और किरथार, ये जो दो जगह है ये आपके नॉर्थ वेस्ट के आसपास पड़ती है, यहाँ खैबर पास के आसपास ये पड़ेंगी। जो बोलन, आपका एक बोलन पास है जो ईरान के पास के रास्ते में है, उस बोलन पास के पास में ये पड़ेंगी। तो मैं जो बोलन पास है ईरान का, उसके पास के इलाके की बात कर रहा हूं मैं। ये सुलेमान रेंज है और किरथार रेंज ऑफ हिल्स है। तो ये जो इंपॉर्टेंट ये रेंजेस है या ये जो हिल्स हैं, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको मिलेंगे कि क्रॉप्स ग्रो किए गए थे, वीट एंड बार्ली ग्रो किए गए थे यहाँ पे। कब? 8000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 8000 साल पहले मतलब 6000 बीसी। अब टाइमलाइन में समझाऊंगा आपको ये बीसी और एडी का, या फिर ये टोटल 8000 यहां आ रहा है और 6000 यहां आ रहा है, ये फर्क क्यों आ रहा है इसको समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे आने वाली स्लाइड में। अब आप समझिए कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी स्टार्ट होगा। अब देखिए एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कैसे रिलेटेड है, आप खुद समझिए। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए प्लॉइंग के लिए आपको बुल चाहिए, आपको जो ऑक्स होते हैं वो आपकी जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ने वाली है बैलों के जोड़े की, जो कि आपकी प्लॉइंग करेंगे, जो आपकी जमीन की जो मिट्टी है उसको रोटेट करेंगे, जिससे उसमें एरेशन हो, एयर एब्जॉर्ब हो, नाइट्रिफिकेशन हो, पानी एब्जॉर्ब कर पाए। इसके लिए जानवर की जरूरत है। उसके बाद मिल्क और अदर रिक्वायरमेंट्स के लिए भी आपको डोमेस्टिकेशन जरूरी है एनिमल का, तो ये चीजें चालू होंगी। फिर आप बात करने वाले हैं कि एनिमल्स कौन से डोमेस्टिकेट किए या फिर कौन से एनिमल्स के ट्रेसेस हमें मिलते हैं। तो हमें एनिमल्स के ट्रेसेस जो मिले वो मिले शीप के, गोट के, और जो तमाम कैटल्स हैं, चाहे आप काऊ या फिर जो भी आपके मल्चिंग कैटल्स हैं जो आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, उन सारे कैटल्स के आपको मिलते हैं एग्जांपल्स, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेसेस या एविडेंसेस मिले। ये कहां की बात कर रहा हूं मैं? सुलेमान और किरथार की। यहां पे जो है, जैसे ही एग्रीकल्चर चालू होगा तो क्या चालू हो जाएगा? व्यापार, ट्रेड चालू होगा। ट्रेड चालू होगा तो क्या हो जाएगा? एक विलेज बन जाएगा। अब विलेज में क्या होता है आप समझिए, विलेज में हर आदमी फार्मिंग नहीं कर रहा है। एक सेट ऑफ पीपल फार्मिंग करेंगे, बाकी सेट ऑफ पीपल ट्रेडिंग चालू कर देंगे। ट्रेडिंग में कारपेंटरी हो सकती है, ब्लैक स्मिथी हो सकती है, गोल्ड स्मिथ, ये सारी चीजें करना चालू कर देंगे। और जब ये सारी चीजें होने चालू हो जाएंगी तो एक विलेज फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि विलेज में अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई आपके ब्लैक स्मिथी या फिर गोल्ड स्मिथी या फिर कोई भी इस तरीके के आर्टिसन वाले काम कर रहा है। तो धीरे धीरे इनकी जो प्रोडक्शन होगी उसको बाहर बेचने जाएंगे, तो ट्रेड चालू होगा और ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा जिसको हम विलेज कह सकते हैं, जिसमें तमाम लोगों के अपने अपने काम बटे हैं। ऑल द वर्क्स आर डिफाइंड टू एवरीबॉडी। गेटिंग टिल हियर? सो द पॉइंट इज, फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट हंटर एंड गैदरर। हमने समझ लिया कि हंटर एंड गैदरर्स कौन है। उसके बाद हमने बात यह भी कर ली कि आप हंटर गैदरर के बाद जो नेक्स्ट पिक्चर आएगी एग्रीकल्चर वाली, वो कैसे आने वाली। यहां तक क्लियर है? अब यहां से देखिए आप,
गारो हिल्स की बात हम करेंगे। गारो हिल्स इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 लोकेशन है जो आपको इंपॉर्टेंट रखनी। पहले हमने नर्मदा पे ध्यान दे दिया है, नर्मदा के बाद हमने ध्यान दे दिया आपके सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स पे। यहां तक क्लियर है? ये आपके नॉर्थ वेस्ट में पड़ गए, ये आपका सेंट्रल इंडिया में पड़ गया, ये आपका सेंट्रल इंडिया हो गया। फिर उसके बाद आप बात करने वाले हैं गारो हिल्स की। तो जो गारो हिल्स हैं और विंध्या रेंजेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसकी बात मैं कर लेता हूं आपसे। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे राइस जो है ना, चावल की खेती के ट्रेसेस मिलते हैं। ये सबसे पहले आपके नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो विंध्यास मैंने अभी आपको बताया नर्मदा के केस में वीएस, तो वीएस में जो आपका विंध्यास है, विंध्या हिल के नॉर्थ में आपको देखने मिलता है कि राइस के ट्रेसेस हैं, चावल उगाए गए थे वहां पे। और गारो हिल्स में भी इसी तरीके के आपको ट्रेसेस मिलते हैं कि यहाँ पे भी चावल की खेती की गई थी। तो आप देखिए, एग्रीकल्चर मैंने समझा, एग्रीकल्चर से कैसे व्यापार चालू होगा, ट्रेड चालू होगा, ये भी बताया, और कैसे ट्रेड से फॉर्मेशन ऑफ विलेज होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब गारो हिल्स ये समझ लीजिए, ये हो गया आपके गारो हिल्स। गारो खासी जनता हमें मालूम है, पूरा एक हिल रेंज है। उसके बाद हमें गैंजेस पता है, गंगा पता है, नर्मदा पता है, महानदी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब डेक्कन जो है, डेक्कन ये वाला एरिया जो नर्मदा के नीचे का एरिया, ये वाला द एरिया बिलो नर्मदा, तो आप समझ सकते हैं सतपुरा एरिया से आपको ये डेक्कन एरिया हो जाएगा। ये जो थार डेजर्ट है, ये राजस्थान के आसपास के इलाके, जो जैसलमेर और तमाम इलाके हैं, वो आपके थार डेजर्ट हो जाएंगे। और इंडस का एरिया आपको समझ में आ रहा होगा, हिमालय समझ में आ रहे होंगे, कावेरी, महानदी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो हम 3 पॉइंट्स पे आ गए। 3 पॉइंट हमने बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर लिए। 3 पॉइंट हमने नर्मदा वैली देख लिया, फिर उसके बाद सुलेमान और किरथार रेंज देख लिया, और हमने गारो और विंध्यास देख लिया। यहां तक हम क्लियर हैं? अब जरा मैं आपको टाइमलाइन समझा दूं। टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए समझिएगा बहुत ध्यान से। यहां पर हम बैठे हैं, ये आपका 2020 चल रहा है। यहां को इसको हम 0 मानते हैं, मैं पूरा समझाता जाऊंगा। और यहां हम मान लेते हैं 2 मिलियन ईयर्स। ये पूरी ईयर्स की टाइमलाइन बना रहा हूं मैं। ये जो 0 है, इसको आप कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद से जो कहानी चालू होगी वो होगी आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जिसको आप एडी से डिफाइन करते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं इसको, और इसी को आप कॉमन एरा भी कहते हैं, सीई भी कहते हैं। ठीक है, आप जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह हैं, उनके जन्म को आप एडी में डिफाइन करते हैं, जिसको एनो डोमिनी कहते हैं, या फिर सीई कहते हैं, जो कॉमन एरा होता है। लेकिन जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी कहानी, उसको आप डिफाइन करते हैं बीसीई से, या बिफोर कॉमन एरा, या फिर बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। यहां तक क्लियर है? अब जब आपसे मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले कि ये 8000 ईयर्स या 6000 बीसी, तो अगर आप गिनना चालू करेंगे तो गिनना ऐसे चालू करिए कि ये 2000 साल तो यहां हो गए, और यहां कहां 6000 पे। तो ये 6000 अगर आप 0 से गिनेंगे तो ये 6000 क्या हो गया, ये आपका इतना रेंज जो है ये आपका आ जाएगा 6000 बीसी। तो ये बीसी का आ गया 6000। लेकिन आप यहां से इस वाली रेंज से ये वाली रेंज तक कैलकुलेट करेंगे तो आपके कितने आ रहे हैं, 8000 ईयर्स। अब हम बात करने वाले हैं सिटीज की, जो सिटीज आने वाली हैं, जो आपका 3rd चैप्टर होगा, उसमें किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, उस सब के पास में आप देखने वाले हैं कि बहुत बड़ी बड़ी सिटीज बनने वाली। सिटीज की बात कर रहे हैं मतलब हड़प्पा और मोहनजोदारो की बात कर रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदारो यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसको भी टाइमलाइन पे समझ लेते हैं हमेशा की तरह। यहां आपका 0 हो गया। 0 क्या है? 0 आपका बर्थ ऑफ क्राइस्ट है। अब आप बात करें 4700 ईयर्स अगो, तो ये 2000 ईयर हमने यहां से चले। अब यहां पे कितना और चलना है? यहां पे हमें 2700 ईयर्स और चलना है। ये 2700 ईयर्स और चलेंगे हम, तो टोटल डिस्टेंस जो हमने मूव किया टाइमलाइन पे, दैट इज 4700 ईयर्स, और पर्टिकुलरली इट्स 2700 BC। आर यू वेटिंग माय पॉइंट नाउ? If you start talking about Indus Valley civilization in terms of birth of Christ, then it's 2700 BC. And if you talk about the Indus Valley civilization in the term of AD or Anno Domini, then it is 4700 years ago. Are you getting? We are living in 2020, or 2020 can be said as 2020 AD, Anno Domini, 2020 Common Era. This timeline will help you to know when was the Vedic era, when was the non-Vedic era, when was the later Vedic era, when was the early Vedic era, when was Indus Valley civilization, when was Mahajanpadas, when were this post-modern time, when were the modern times. Everything will be defined by this timeline. This time or these dates will signify what are we talking and how are we differentiating. Everything goes on the timeline. Like I said, 4700 years ago this city started flourishing, and here they are saying 2500 years ago cities developed in the banks of river Ganga and so on. अब ये जो 2500 years की बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप देखिए आपके यहाँ पे 500 BC की। जब आप 2500 ईयर मतलब 500 BC का डिस्कशन हो रहा है,
500 BC में ये आपसे बात करने वाले हैं जो बड़ी बड़ी सिटीज की, जो राजगिरा है, राजगिरा, पाटलिपुत्र, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज आने वाली हैं, दे आर बीइंग डिस्कस्ड हियर. They come when you are talking about Mahajanpada period or Janpada period. During these times, these bigger cities will start coming in the picture. उसके बाद जो साउथ में है, आप एक देखेंगे बहुत बड़ी, जो एक गंगा के साउथ में एक बहुत बड़ी किंगडम एस्टैब्लिश होगा, वो होगा आपका मगध. तो ये आप देखिए कहां से हमने स्टार्ट किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से. इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप आने वाले हैं जनपदास पे, महाजनपदास पे. फिर उसके बाद महाजनपद से आप आने वाले हैं कहां पे, ये आप आने वाले हैं मौर्य एरा पे, जो आपके मौर्य स्टार्ट हो जाएंगे. जब मगध एम्पायर बनने वाला है, बिंबिसार से स्टार्ट होगा और मौर्य तक आ जाएगा. उसके बाद जो पावरफुल किंगडम है, यहां तक की पूरी टाइमलाइन यहां से ड्रॉ कर लेंगे. अब यहां आपको ये जो मैप है मैंने बहुत क्लियरली समझा दिया है इसको, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा. फिर आप देखिए जो किंगडम्स डेवलप हो रहे हैं, अब इसको अदर रीजन्स में कहां कहां डेवलप हुए इसकी बात कर लेते हैं. तो ये डेवलप कैसे होते हैं, डेवलप होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड एंड कॉमर्स. मैंने आपको बताया इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर. पैसा है तो आप एम्पायर खड़ी कर सकते हो. तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तब तो किंगडम बनेंगे, विलेज बनेंगे. आफ्टर विलेज वी हैव टाउन्स. सच थिंग्स व्हेन विल दे हैपन, दे विल हैपन व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस किंगडम्स. तो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा. फिर अर्बनाइजेशन विल स्टार्ट. अर्बनाइजेशन के बाद माइग्रेशन एंड ट्रैवलिंग विल आल्सो स्टार्ट. हाउ अर्बनाइजेशन स्टार्ट्स, आफ्टर विलेज द फॉर्मेशन ऑफ टाउन स्टार्ट्स. पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट. Getting? And migration will start, traveling will start, migration will start. Migration will also have a lot of reasons. हो सकता है कि एक नेचुरल कैलामिटी आई हो, बाढ़ आ गई हो, सूखा पड़ गया हो, ड्रॉट हो गया हो, इस वजह से, या फिर अपने रिलेटिव से मिलने, लेकिन उन्होंने माइग्रेशन किया, पलायन किया, उसके साथ ट्रैवलिंग भी की. ट्रैवलिंग कर सकते हैं रिश्तेदारों से मिलने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, और भी तमाम रीजन हो सकते हैं. अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि वाई दे ट्रेवल्ड, आखिर क्या जरूरत थी उनको ट्रैवल करने की. सबसे बड़ी परेशानी, आप हंटर हैं, अगर जानवर वहां से खत्म हो गए, इफ द नंबर ऑफ एनिमल्स हैव रिड्यूस्ड और आर शिफ्टेड, तो उसमें आप क्या करेंगे, फॉर योर ईटिंग, फॉर योर फूड, यू विल मूव और यू विल लीव द प्लेस. गैदरर्स, द प्लांट्स और ट्रीज ऑल्सो हैव पर्टिकुलर राइपिंग सीजन. लाइक इन समर्स यू गेट मैंगो. अगर आपको आम खाना है तो आप अभी समर्स में खा सकते हैं, बट इफ यू आस्क फॉर मैंगो इन विंटर्स यू विल नॉट बी गेटिंग इट. ठंड में आपको आम नहीं मिलेगा. इसीलिए ये सारी चीजें जो होती है, तो आप साइक्लिक मैनर में देखेंगे कि हंटर गैदरर भी मूव करते थे, शिफ्ट करते थे. फिर आगे जाके फेज में आप देखेंगे लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए. आज के समय वी ऑल्सो मूव फॉर बेटर रेट्स. नेचुरल डिजास्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट. आप देखिए इफ इन एरिया फूड या ड्रॉट, फ्लड या ड्रॉट आता है, तो फ्लड या ड्रॉट आने की वजह से भी यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दैट एरिया. गेटिंग माय पॉइंट. देन रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर पिलग्रिमेज. यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो जो पिलग्रिमेज है वो भी होने वाला है, तो पिलग्रिमेज के लिए पीपल यूज्ड टू मूव. देन मर्चेंट्स यूज्ड टू मूव फॉर बिजनेस. नाउ यू नो बिजनेस के लिए आपको शिप्स लेके जाने पड़ेंगे. सपोज अरब मर्चेंट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल दिस एरियाज ऑफ मेडागास्कर एंड दैट ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ये सारी जहां से चीजें लेके आएंगे, तो दोस्त कैरावान एंड शिप विल कम. सिल्क रूट से आएगा तो वो कैरावान में आएगा. फिर एडवेंचर के लिए कुछ लोग आज के समय आपने देखा होगा कि वो डीएसएलआर लेके निकल जाते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने, या फिर अपनी बाइक लेके वो लद्दाख चले जाते हैं, या फिर लेह चले जाते हैं, या फिर आप देखिए वेस्टर्न घाट चले गए. तो ये जो एडवेंचर आज के समय आप बाइक से करते हैं, आप बाइक्स लेके चालू हो जाते हैं, कहीं भी आप एडवेंचर करना है, नई नई जगह ढूंढनी, नई नई जगह पे आपको फोटोग्राफ लेनी है, और ये सारी चीजें. तो उस समय भी एडवेंचर देखा जाता है, तो उस समय भी एडवेंचर किया जाता था, और एडवेंचर के लिए भी लोग मूव किया करते थे. तो आपको यहां तक रीजंस क्लियर होगा व्हाई दिस पीपल यूज्ड टू मूव. अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस, कि किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस था, और इनसे सिग्निफिकेंस कैसे आया, कि इसमें कल्चर जो है, कल्चर में कैसे डिफरेंसेस आने लगे. ये पूरा कल्चरल डिफरेंस है. अगर आदमी ट्रैवल कर रहा है तो ये देखिए कहीं ना कहीं कल्चरल डेवलपमेंट है. मर्चेंट बन गया, मर्चेंट बना मतलब आप हंटर गैदरर से बहुत आगे बढ़ चुके हो. एडवेंचरर, व्हेन यू स्टार्ट हैविंग एडवेंचर, व्हेन यू हैव सफिशिएंट फूड टू ईट, व्हेन यू हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इकोनॉमी. गेटिंग माय पॉइंट. नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट हाउ द नेम इंडिया वाज केप्ट. इंडिया का जो नाम रखा गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इंडिया के नाम की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की जरूरत है कि संस्कृत में जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के बारे में हमने डिस्कशन किया, आपने देखा भी. इंडस रिवर को संस्कृत में कहते थे सिंधु. जो सिंधु नदी है उसको कहते थे आप संस्कृत में, इंडस को कहते थे संस्कृत में सिंधु. और जो इरानियंस और ग्रीक्स, ये दो लोग जो आते थे इंडिया में, तो ये जब इंडिया में आए 2500 ईयर्स अगो, मतलब जब धीरे धीरे सिटीज का फॉर्मेशन चालू हो गया था आपके अर्ली वैदिक टाइम में, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग द पीपल नियर टू इंडस एज, इन्होंने इंडस को चालू किया बोलना हिंदोस. सिंधु की जगह ये उसको बोलते थे हिंदोस या इंडस. अब जब ये इंडस या हिंदोस बोलेंगे तो धीरे धीरे जो एरिया इंडस के पास में पड़ा वो हिंदुस से हिंदुस्तान हो गया और इंडस से इंडिया हो गया. बात समझ में आ रही.
किस तरीके से जो ईरानियंस और ग्रीक्स आए उनने इंडस को हिंदुस या इंडस बोला, इंडस से इंडिया आ गया और हिंदुस से हिंदुस्तान आ गया। ये क्लियर हो गया कि कैसे नाम पड़ा इंडिया का। अब एक और एस्पेक्ट देख लेते हैं। जो आपका अर्लियर वैदिक पीरियड था उसमें 3500 ईयर्स अगो की बात है, जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें संस्कृत में ऋग्वेद में एक भरत, एक बहुत ही महान राजा की बात की गई है। उन राजा की जब बात की गई उसके बाद से जो भारतवर्ष कहते हैं जो उन राजा ने जिस एरिया को कैप्चर करके वहां पे रूल किया था उसको भारतवर्ष कहते हैं। तो ये जनरली हम डिफाइन करते हैं नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है ना, ये जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है उसको पर्टिकुलरली आप जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया पंजाब और आसपास का एरिया जो होगा आपका, जहां से एंटर होते थे ईरानियंस एंड ग्रीक्स, उस एरिया को पहले भारत कहते थे। बाद में पूरे इंडिया जो आपका इंडिया है पूरा उसको आप भारत कहने लगेंगे। अब एक और बात यहां पे देखने की जरूरत यह है कि ये भारत जो नाम आया ऋग्वेद से आया। आर्टिकल जो 1 है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 है, उसमें भी बात की जाती है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी इंपॉर्टेंट इसीलिए आर्टिकल 1 में यहां पॉलिटी की चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अभी बात चल रही है कि इंडिया का जो नाम है, इंडिया का नाम वापस बदल के उसको भारत कर दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से दिया है कि इंडिया दैट इज भारत, तो आप इंडिया और भारत दोनों तरीके से आप उसको रेफर कर सकते हैं। जैसे अमेरिका हिंदी में बोले इंग्लिश में बोले अमेरिका है, लेकिन अगर हम इंडिया बोलते हैं तो इंडिया इंग्लिश में इंडिया है और हिंदी में उसको हम भारत पुकारते हैं। बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? अब हम बात करते हैं कि हमें अपने पास्ट के बारे में, हमें अपने अतीत के बारे में कैसे पता चला। तो अतीत जानने की बहुत सी चीजें हैं। जैसे आपसे ही बोलूं, मैं हमेशा ही मैं बात करता हूं कि अगर हमें आपके घर का अतीत जानना है तो वहां के घर के अतीत जानने के लिए आपके घर के जो बड़े हैं या फिर आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी हम डायरीज देख सकते हैं, पेंटिंग्स देख सकते हैं। ये सारी चीजों से हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। उन्हें अगर कोई चीज लिखी है पर्टिकुलर वो देख सकते हैं। तो यहां पर भी मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। द वर्ड मैन्यू इट्स अ लैटिन वर्ड, यू अंडरस्टैंड लैटिन? तो जो लैटिन वर्ड है दैट इज मनु और मैनू। मैनू मीन्स हैंड्स and script means to note something. So when you are saying manuscript means something which is written with hands. So manuscript is written with hands. The answer was right in front of you, but the point which I wanted to tell you is this is a Latin word. Manu means hands in Latin. Like if you say praise God. So praise God in Latin is called as Laus Deo. Laus means to praise and Dio means God. So similarly, Latin was used in very many places. Even you see in our constitution, we have used Latin in many places. Like we talk about Rex Lax. This is a Latin word. De facto. This is a Latin word. De jure. This is a Latin word. Getting my point? So Latin was used from initial phases. So manuscript, which is written, something which is written with hand is called a manuscript. So earlier when paper was not available, जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, चाइना में जो होने वाला है भविष्य में आप देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे कहानी में, लेकिन उसके पहले तक when you don't have something to write on, what will you do? You write on palm leaves. आप पत्तों पे लिखेंगे। पेड़ों की बार्क जो होती है, जो एक तरीके से आपका जो छोलन होती है या फिर जो आउटर स्किन जो पेड़ों से निकलती है, you will start writing on this. Getting my point? Then the languages which you write in, Sanskrit, Prakrit and Tamil. These were the three major languages. ये 3 लैंग्वेजेस है, काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस है, इस पे हमें हमेशा फोकस रखना है। संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. Sanskrit and Tamil were on the one side the language of the learned, but on the other hand Prakrit used to be the language of the common man. इसीलिए आप देखेंगे जब हम आगे वाले चैप्टर में, जब हम आपसे बात करने वाले न्यू आइडियाज के बारे में, जो आपके 8th या 9th चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बात करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म की, क्यों उन्होंने प्राकृत में पढ़ाने का प्रयास किया, जो उनकी टीचिंग्स थी उनको प्राकृत में क्यों दिया, ताकि आम आदमी तक वो चीज आसानी से पहुंचे। अब जो बातें, जो किताबें होती थी वो किस चीज पे होती थी? या तो रिलीजन पे होंगी, रिलीजन के बाद जो किंग्स बारे में कहानियां होंगी, या फिर साइंस के बारे में बात होगी, साइंस के बाद बात होने वाली मेडिसिन के ऊपर। आपको पता है कितने बड़े बड़े चरक की बात करें, श्रुष्क की बात करें, इतने बड़े बड़े जो ज्ञाता हुए मेडिसिन में हमारे इंडिया में, उनकी बात होगी। फिर लिटरेचर, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे गए, जैसे पनीनी लिखेंगे। पनीनी ने आपका पूरा जो एक संस्कृत का ग्रामर है वो पूरा ग्रामर लिखा गया है, तो वो कहां लिखा गया होगा? ऐसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट लिखे गए होंगे पाम लीव्स पे या ब्रिच ट्रीज के जो पत्ते हैं उन पे। तो यहां तो क्लियर हुआ, मैन्यूस्क्रिप्ट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। फर्स्ट सोर्स वाज मैन्यूस्क्रिप्ट, सेकंड सोर्स विल बी इंस्क्रिप्शन. These paintings, you see such kind of engravements, paintings, something written. These things also became as a very important source. Now, अब आपको पहले उस टाइम पे पेपर नहीं है. What you will do to make it permanent? आपको कोई चीज परमानेंटली लिखनी है और उस टाइम पेपर नहीं है, तो they started engraving on stones, metals और baked clay. जो आपकी मिट्टी है उसको पकाकर उसके ऊपर अगर लिखा जाएगा तो वो परमानेंट हो जाएगा। आप ये देखिए, यहाँ पे ये देखने से समझ में आ रहा है आपको कि वॉर सीन है, लड़ाई हो रही है।
यहाँ पर हाथी है, यहाँ पर आप देखिए घोड़ा है और भाले लिए ये सिपाही पूरे लड़ाई कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये पूरा वॉर सीन दिखाया जा रहा है और ये आपको कहां से डिपिक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए एक स्क्रिप्ट लिखी है, ये आपको समझ में आ रही है क्यों, क्योंकि ये बेक्ड क्ले के ऊपर लिखा गया है। अगर मेटल और जो आज आप देखते हैं मेटल, जो आपके इंस्क्रिप्शन देखेंगे टेंपल्स के बाहर देखें या स्टोन्स की इंस्क्रिप्शन आप देखें, उन चीजों से हमें अपने पास के बारे में पता चलता है। फिर लेटर और साइन जो है, बहुत सारी जगह आप देखेंगे बहुत सारे लेटर्स लेके जाएंगे, जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे तो ऐसे एक मछली प्रकार का बनाया जाएगा। फिर आप देखेंगे एक यूनिकॉर्न बनाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, किस तरीके का एक जानवर बनाया जाएगा, और वो जानवर बनाया जाता है, एक बुल बनाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आपने वो भी देखा होगा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो बुल बनाया जाएगा वो बुल भी काफी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे जानवर बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपके लिए। इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, दो चीजें। तीसरी चीज आएगी आर्कोलॉजी। जो आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे, वो क्या करने वाले हैं, वो खुदाई करेंगे, बहुत सारी जगह एक्सकेवेशंस करेंगे, और एक्सकेवेशन से उनको पता चलेगा कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। क्योंकि आप देखिए जो आपके टूल्स हैं वो जो उस समय यूज होते होंगे वो वहां पे आपको मिलेंगे। देखिए इस तरीके से ये आपको हड्डी के टुकड़े मिलने वाले हैं, जो वेपन्स है वो मिलने वाले हैं, आपके ऑर्नामेंट जो आप ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं वो चीज मिलने वाली है, सिक्के कॉइन्स मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजों से आपको पता चलेगा हाँ उस समय सोने के कॉइन चलते थे या सिल्वर के चलते थे, ये सारी चीजें। फिर हमें पता चलेगा हड्डियों से कि कौन से जानवर खाए जाते थे, कौन से नहीं खाए जाते थे। फिर हमें पता चलेगा बिल्डिंग मटेरियल से, अगर हमें कोई पुरानी बिल्डिंग मिली उससे पता चलेगा उस समय घर कैसे बनते थे, क्या ये मिट्टी के बनते थे, क्या ये मेटल्स के बनते थे, क्या ये वुड के बनते थे, किस चीज के बनते थे घर, ये भी चीज हमें पता चलती है एक्सकेवेशन से। अब एक इंपॉर्टेंट इंसाइट मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा बोन्स देख के कि कौन से जानवरों को खाया जा रहा था और कौन से जानवरों को नहीं खाया जा रहा था। तो जो आपके एडिबल जिन जानवरों को खाया जाएगा उन केस में क्या होने वाला है, उनकी जो बोन होंगी ना, बोन के ऊपर आपको स्क्रैचेस देखने मिलेंगे। तो स्क्रैचेस क्यों होंगे, जो आपके स्क्रैचेस हैं, व्हाई दे विल बी हैविंग स्क्रैचेस ऑन द बोन, बिकॉज द मसल वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बोन विद समथिंग शार्प। अगर किसी नुकीली चीज से आप हड्डी के ऊपर घस के आप मसल को निकालने वाले हैं तो वहां बोन के ऊपर आपको स्क्रैचेस मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको स्क्रैच नहीं कर रहे हैं, उसकी बोन पे अगर स्क्रैचेस नहीं मिले, मतलब दैट पर्टिकुलर एनिमल वाज नॉट ईटन ड्यूरिंग दैट टाइम। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और बात बताते हैं, हमसे हिस्टोरियन ये पूछते हैं क्या एक ही पास्ट था, क्या एक ही पास्ट था सबका, तो गलत है। ये जो किंग है उसकी कहानी अलग है। किंग बात करता था वॉर की, किंग बात करते थे लग्जरी की। इनके लिए अलग से आदमी बैठे रहते थे जो इनकी कहानियां लिखते थे, जिनको आप स्क्राइब कहते हैं, जो इनकी प्रशस्तियां लिखेंगे, इनकी तारीफें लिखेंगे, और तारीफें बड़ी बड़ी, जहां उनका साम्राज्य उस जगह में अलग अलग जगहों पे मेटल में या फिर स्टोन पे वो चीजें लिख के उनको इंस्क्राइब कर देंगे, उनको रख देंगे। जैसे आप समुद्रगुप्त की बात करेंगे, आगे आएंगे चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्त को, और भी हम पुलकेशन की बात करने वाले हैं, चालुक्यास की बात करेंगे। तो इस तरीके से स्क्राइब्स थे जो उनकी प्रशस्तियां लिखते थे, इनकी तारीफें लिखते थे। फिर क्वींस की कहानी अलग होगी, क्वींस की जो लाइफ थी वो अलग थी। मर्चेंट्स की कहानी अलग होंगी, क्योंकि मर्चेंट बात करेंगे ट्रैवलिंग की या फिर अपनी जो भी गिल्ड्स है उनकी बात करने वाले हैं। ट्रेडर्स भी बात करेंगे आप क्राफ्टमैन की, या फिर किस तरीके से वो चीजें बना रहे हैं या फिर कहां से वो प्रोक्योर कर रहे हैं, ये सारी चीजें होने वाली है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर अंडमान की हिस्ट्री आप आज भी लिखने जाएंगे तो बहुत सारे वहां पे ऐसे ट्राइब्स हैं जो आज भी हंटर गैदरर्स हैं। लेकिन सेम टाइम आज 2020 की बात कर रहा हूं मैं, आपने थोड़े दिन पहले जो सेंटिनलीज का इशू हुआ था वो आपने करंट अफेयर में कवर किया होगा। और आज इसी समय पे आप बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे भूख लगी है तो आप कहेंगे 2 मिनट में मैं मैगी लेके आता हूं, बना दूंगा। आप शॉप पे जाएंगे, ले आएंगे। लेकिन अगर मैं अंडमान के किसी स्टूडेंट से कहूं कि मुझे भूख लगी है, तो शायद अगर वो ट्राइबल स्टूडेंट है तो वो कहेगा सर 1 मिनट में मछली पकड़ के लाता हूं फिर बनाऊंगा। आप बात समझ रहे हैं, द डिफरेंस इन द लाइफस्टाइल। तो दोनों का पास्ट या दोनों की जो हिस्ट्री है क्या वो सेम है? बिल्कुल नहीं, दे हैव डिफरेंट पास्ट। हर कहानी अलग है एक दूसरे से, देयर इज नो कनेक्शन, नो कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। जो बीसी और सीई है ये मैंने आपको बता दिया है। ये हम 2020 पे बैठे हैं आज, यहां पे हम 0 पे हैं। इसके बीच की जो बात है ये एडी में आएगी, या फिर आप इसको कहते हैं कॉमन एरा। और इसके पीछे की जो बात है इसको आप कहते हैं बीसीई, जो बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसके आगे की जो टाइमलाइंस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो सब हम डिस्कस करते चलेंगे। यहां तक क्लियर है? अब सब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 8000 साल पहले यहां पे क्या हुआ? एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। राज्यलक्ष्मी, आई एम कमिंग टू यू, दिस इज योर आंसर। 8000 years ago, 8000 years, I am trying to get it on the time scale. According to the time scale, if this is 2020 and this is birth of Christ, then 2000 year from here and 6000 year from here, somewhere down the line 6000 years ago, 6000 साल पहले यहां पर आप देखेंगे 6000 BC में एग्रीकल्चर स्टार्टेड। 4700 ईयर पहले, मतलब 2000 ईयर यहां और 2700 ईयर यहां, दिस इज 2700 BC। Here Indus Valley civilization started getting. Now, when you are talking about Ganga Valley, when empires or kingdoms like Magad came,
When will Magad come? Magad will come here. 2000 here and 500 here. Getting, sir? So 500. So this is 500 BC. We'll have Magad. Then in present date we are in 2000 AD. This is AD where we are living. This is 2020. So this is 2000. Till here it's clear. The timeline should be very clear to you guys. If the timeline is not clear, then it's a very big issue. So what all we have discussed? We have discussed about what, where, when means the dates we have discussed, the timeline, and how also we have discussed very well. I have told you the timeline. When I was telling you, I told you firstly, पहले हमने कहानी कहाँ से शुरू की? हमने चालू की हंटर से, हंटर के बाद आप आएंगे एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर के बाद आप बन जाएंगे ट्रेडर, मर्चेंट, फिर हम यहां से चालू कर देंगे विलेजेस का फॉर्मेशन, विलेज के बाद आपके जनपद आ जाएंगे, नहीं जनाज आएंगे, जनाज के बाद आपके जनपद आएंगे, जनपद के बाद आपके आने वाले महाजनपद, और महाजनपद से आपके बड़े किंगडम्स बन जाएंगे, फिर यहां से आपके किंगडम्स बनेंगे। आर यू थ्रू? यहां तक आपको टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी।